नमस्कार। अमर उजाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की। ये चुनाव मुख्यतः कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा है और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूनम मेहता जी हैं। ये लंबे समय से कांग्रेस कवर करती हैं। ये चुनाव दरअसल कांग्रेस के लिए मुख्यतः अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से 4 राज्यों में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। इसलिए हम जानेंगे राज्यवार कि कांग्रेस ने इस बार क्या रणनीति बनाई है। खासतौर से जहां भी चुनाव है उसके मुख्य मुकाबला उनका भाजपा के साथ होने वाला है। तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। पूनम जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या तैयारी है? वहां तो मुख्यतः और दूसरे राज्यों की बात करें तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। यहाँ सपा के साथ गठबंधन की चर्चा है। चुनाव कह रहे हैं कि नवंबर में भी हो जाएगा, कोई कह रहे हैं कि फरवरी में भी होगा, लेकिन अब तक गठबंधन की रूपरेखा तैयार नहीं हो पाई है। तो कांग्रेस यूपी के लिए खास तौर से क्या तैयारी कर रही है? देखिए हिमांशु जी, इस मर्तबा कांग्रेस ने तय किया है कि जो आगामी 5 राज्य हैं उनके चुनाव के लिए वो पूरी तरीके से राज्यवार रणनीति तय करेगी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब को लेकर जो कांग्रेस है ना, वो पूरी तरह से मंथन कर रही है। आप यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में कांग्रेस की पिछली मर्तबा 2 ही सीटें आई, लेकिन 2024 में जैसे ही समाजवादी पार्टी के साथ गई तो पार्टी ने 6 सीटें ले ली और समाजवादी पार्टी का ग्राफ 37 पे पहुंच गया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है, टैलेंट हंट हो रहा है, ब्राह्मण आंदोलन किए गए हैं, ब्राह्मण सभाएं हो रही हैं, क्योंकि पार्टी को लगता है कि पिछड़ों के साथ साथ उसे अगड़ों को भी लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसा कह रही हैं कि ब्राह्मण मतों के लिए हो रहा है, लेकिन मुझे जो उत्तर प्रदेश में मुख्य चुनौती दिख रही है कि अल्पसंख्यक चुनाव को कैसे ये गठबंधन बनाए रख सकता है, क्योंकि हमारे सामने उदाहरण बिहार का है जहाँ ओवैसी ने झटका दिया। पश्चिम बंगाल में भी दिखा कि पहली बार मुस्लिम मतों में बिखरा हुआ। यहाँ दिख रहा है कि ओवैसी अभी से देखिए, अभी एक रैली हुई है, फिर चंद्रशेखर आजाद जैसे और तमाम ऐसे छोटे दल जिनका सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता, उसको जोड़ने की रणनीति है ओवैसी की। तो उन मतों को ये बिखर न पाए, इसके लिए कांग्रेस और सपा की क्या तैयारी है? देखिए, इसके लिए कांग्रेस ने बाकायदा एक आंदोलन की रूपरेखा बनाई है, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसमें उन्होंने जो अपना वोट बैंक है ना, उसको इसी तरीके से रखा है जैसे पहले वो करते थे कि पिछड़ों की राजनीति, अल्पसंख्यकों की राजनीति, अगड़ों की, यानी जो 5 वर्ग हैं उनको साथ लेकर चल रहे हैं। तो उसमें ये एक संयुक्त कार्य योजना के तहत काम करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं ओवैसी से भी बात की जा रही है अंदर खाने। मायावती ने अपने दरवाजे से उल्टे पांव लौटा दिया कांग्रेसियों को, लेकिन फिर भी हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस मायावती से भी संपर्क साधने की कोशिश में है। तो लिहाजा इस मर्तबा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ये तय करके बैठे हैं कि जो वो बिखराव है ये ना होने पाए और भारत गठबंधन एक छत्र के नीचे आकर चुनाव लड़े। तो उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक क्योंकि बड़ी संख्या में है, लगभग 17% से ज्यादा है और वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए उनको मनाना सबसे बड़ी चुनौती है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी और कांग्रेस के साथ आके अगर ओवैसी अलग बना लेता है गठबंधन तो वोटों में बिखराव हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ओवैसी इस गठबंधन में आएंगे? उसको सपा और कांग्रेस को तो यूपी में छोड़ दीजिए, सपा जिसका मुख्य आधार मुस्लिम वोट बैंक है, वो क्यों चाहेगी कि एक दावेदार मुस्लिम वोट बैंक का आ जाए ओवैसी का? उसका क्या फार्मूला निकल सकता है अगर ओवैसी? देखिए, जो हमारी जानकारी है अब तक, अल्पसंख्यक वोटों को साधने के लिए जो फॉर्मूला है उसमें समाजवादी पार्टी ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। उसने अपने जो मुस्लिम कद्दावर 5 नेता हैं उनको लगाया है और बाकायदा कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया है जो आकलित कर रही है कि किस तरह से इनका मानना यह है कि यदि हम जो मुस्लिम नेता क्षेत्रवार कद्दावर हैं और मजबूत स्थिति में हैं उनको अपने साथ जोड़ लें और ओवैसी के साथ भी बात करके, यानी ओवैसी केवल अपने आप को मुस्लिम का नेता दिखाता है, समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान रहे हैं, तो उसको अपने साथ लेकर तो आए लेकिन अपनी शर्तों पर। तो वही अंदर खाने जो एक पेच फंसा हुआ है उसको निभाने के लिए दोनों तरफ से बाकायदा रणनीति पर काम हो रहा है। और जहां तक चंद्रशेखर की बात है तो पार्टी चाहती है कि अगर वो
अलग गठबंधन में नहीं जा रहा है तो वो न्यूट्रल भूमिका में रहेगा, यानी वो नुकसान तो पहुंचाएगा लेकिन उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर वो अलग थलग पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर यही वजह है कि मायावती को मनाने की कोशिश अंदर खाने से चल रही है। तो हिमांशु जी, जो उत्तर प्रदेश की रणनीति है, जो अभी तक के समीकरण है, जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि सभी 403 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम दे दीजिए, जबकि उसे समाजवादी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ना है, तो उसकी वजह यही है कि पार्टी चाहती है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो पिछला खराब प्रदर्शन किया था 2 सीटों वाला, उसका दोहराव ना हो। तो इसलिए पार्टी जमीन से काम कर रही है। और जिस तरीके से आप ओवैसी की चुनौती, चंद्रशेखर की चुनौती बता रहे हैं, ये दोनों पार्टियों के सामने है। अब देखना है, जैसे राहुल गांधी ने पिछले, आप देख के भारतीय गठबंधन के जो मीटिंग हुई उसमें उसने कहा कि हमें सबको एक छत्र के नीचे लाना है। कोई बात नहीं, जिसको हमें समाजवादी पार्टी ने उस बैठक में भी कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि अगर आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं, टीएमसी के साथ हैं, तो आप कैसे उनके खिलाफ प्रत्याशी उतार सकते हैं। इस पर राहुल गांधी का जवाब था कि वो भारत गठबंधन को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पीछे दाएं विसार दे, आगे की सुध ले। ये राहुल गांधी का मंत्र था। अब उत्तर प्रदेश में इसे कैसे लागू करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की हो तो उसमें जो हालिया घटनाक्रम अयोध्या राम मंदिर को लेकर के है, जिसमें है कि दान जो गया है उसमें बहुत घपला हुआ है, सारा कुछ हुआ है, क्या उसके लिए कोई सपा और कांग्रेस की कोई रणनीति है कि इसको, इसमें आम जनमानस बहुत नाराज है, इसको कैसे कैश करेंगे, इसकी कोई रणनीति आपको दिखाई? देखिए, चढ़ावा चोरी एक सबसे बड़ा विषय बन गया है और ये जनता को सीधे हिट कर रहा है। 72% चढ़ावे में कमी आ गई है राम मंदिर के। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो स्थितियां हैं वो कितनी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हक में जा रही हैं। पिछली मर्तबा समाजवादी पार्टी ने वहां पर, आपने देखा था कि फेरबदल किया था, उसने सत्ता की चाबी ही छीन ली थी, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से मुआवजे को लेकर और जो विस्थापन था उसको लेकर, जमीन को लेकर लोगों में इतना आक्रोश था कि उन्होंने अपना आक्रोश वोट के तरह से निकाला। अब चढ़ावा ये पूरे देश की आस्था का विषय है और उत्तर प्रदेश के चुनाव हो और चढ़ावा चोरी मुद्दा ना बने, ये एक बहुत ही कठिन है। हिमांशु जी, ये तय मानिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए इस समय उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अनुकूल माहौल बन रहा है। चढ़ावा चोरी, महंगाई, नीट की परीक्षाओं में जिस तरीके से युवाओं की अनदेखी हुई, बेरोजगारी का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे ऊपर जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो समाज में 5 वर्गों को लेकर चलेंगे। वो बात कर रहे हैं आर्थिक रूप से पिछड़ों की, सामाजिक रूप से पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की और ओबीसी की। तो कुल मिलाकर ये जो संयोजन है ना, ये आप तय मानिए कि इस विधानसभा चुनाव की जो गोटियां जो बिसात बिछ रही है उसकी तैयारी शुरू हो गई है। मैं कुल मिलाकर के आपका कहना है कि सपा और कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन है उसको दोहराना चाहती है। अब देखेंगे कि कितनी रणनीति उनकी सफल रहती है। मुद्दे तो तमाम है, लेकिन मुद्दा, राजनीति में मुद्दे कई होते हैं, उसको आप कितना भुना पाते हैं ये तो देखने की बात होगी। अब हम इसके ठीक बगल वाले प्रदेश देवभूमि में जाते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी आप देखिए लगातार 2 बार से भाजपा सत्ता में रही है, जबकि राज्य का ये इतिहास बताता है कि हर बार वहाँ परिवर्तन होता है। इसको धारणा को भाजपा ने तोड़ा है। क्या वहाँ के लिए, वहाँ कहते हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप नहीं बची है वहाँ, तो कौन इसको लीड करेगा उत्तराखंड को, वहाँ क्या रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, उत्तराखंड के लिए अलग रणनीति तय की गई है। कुमारी सैलजा जो वहाँ की प्रभारी हैं, गणेश गोदयाल जो अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो पुराने नेता हैं उनको रखा तो गया है, लेकिन उनको मार्गदर्शन मंडल में रख दिया। जो युवा नेता हैं उनको पार्टी मौका दे रही है। पिछले महीने राहुल गांधी खुद ही उत्तराखंड के दौरे पे गए थे, तो जो टैलेंट हंट हो रहा है और संगठन सृजन अभियान हो रहा है उसके माध्यम से, और अभी 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक राज्य में बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहा है। और उस आंदोलन की जो भूमि है ना, पृष्ठभूमि, वो जिस तरीके से वहां पे महिला सुरक्षा का मसला है। आपने देखा कि किस तरह से एक लड़की जो एक रिजॉर्ट में काम करती थी वो रातों रात गायब हो गई और उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आया। भारतीय जनता पार्टी को विवश होकर अपने पदाधिकारियों को हटाना पड़ा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले दिनों एक ब्रिगेडियर की हत्या सरेआम हो गई। तो कानून व्यवस्था,
तीसरा भूमि विवाद, जिस तरीके से आपने देखा कि वहां पर सरकारी जमीन पर जो कब्जे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आ रहा है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं, इनको लेकर कांग्रेस आगे चल रही है और इसकी शुरुआत 28 जून से हो रही है। तो क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोई चेहरा प्रस्तुत करेगी कांग्रेस? नहीं, पार्टी ने उत्तराखंड में क्या किया कि पूरे पर्वतीय प्रदेश को 10 जो उसके हिस्से हैं उसमें बांटा और हर हिस्से में उसने तय किया कि स्थानीय स्तर पर क्या एजेंडे हैं, स्थानीय स्तर पर लोगों की बात क्या है। फिर उसको 4 जोन में कर दिया, उस 4 जोन का एक एक प्रभारी बना दिया और उनको जिम्मेदारी दे दी कि तुमको अपने इलाके की खैर लेनी है, तुमको अपने। और दूसरी बात क्या किया, ब्लॉक स्तर पर जो संगठन टूटा हुआ था उसके लिए संगठन सृजन अभियान को मजबूत कर दिया। तो उत्तराखंड की तैयारी कुछ इस तरीके की है और उसका आगाज 28 जून से शुरू हो जाएगा और पार्टी ने तय किया है कि वो सड़कों पर है। और इसके बानगी आज भी देखी गई, आज उत्तराखंड में कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, उसमें उसने महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाया और जिस तरीके से उन्हें जनता का उत्साह मिला, मैंने तो केवल खबरें ही देखी हैं हिमांशु जी, वो अपने आप में बयां करता है कि राज्य को फिर से वापस पाने के लिए कांग्रेस ने अपने संगठन सृजन अभियान में युवाओं को जिम्मेदारी देने की ठान ली है और पुराने नेताओं से इतिश्री कर ली है और उनको मार्गदर्शन मंडल में बिठा दिया है। चलिए, अपने चुनावी एपिसोड में हमने आज 2 राज्यों पर बात की, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। हम जल्द ही आपके सामने आएंगे पंजाब, गोवा और मणिपुर पर क्या कांग्रेस की क्या रणनीति है, हमें समझाएंगे पूनम मेहता। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।